धरने के दौरान मेरे पास बंदा भेजकर इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मुझे कहा गया आप इस्तीफा दें और घर जाएं। कहा गया इस्तीफा ना दिया तो वो सलूक करेंगे जो आप याद रखेंगे। मैंने जवाब दिया आपने जो कुछ करना है कर लें। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टीज को आजमा लिया। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब बेहद शुक्रिया। नदीम साहब, नवाज शरीफ की जानिब से आज जो गुफ्तगू की गई है ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बड़े दिनों से पार्टी की जाने से इस तरफ इशारा किया जा रहा था कि ये जो 28 मई को उनका एड्रेस होगा उसके अंदर वो सियासी बयानिया अपना वो माजी वाला दोबारा दोहराएंगे, क्योंकि एक दफा उन्होंने पाकिस्तान इस दफा जब वापस आए हैं तो लंदन में एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की थी, जब जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, लेकिन वो बयानिया वहीं ठप हो गया, उसको वो कायम नहीं रख सके। दबाव आया पिंडी से और वो बैक ट्रैक करके उसके बाद उन्होंने दोबारा खुल के नाम नहीं लिया। लेकिन आज वाली जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उनका वो जो बड़ा सो कॉल्ड लंदन प्लान था जिसमें वो लंदन उनके जाने का जिक्र है और ताहिरुल कादरी वहां से आते हैं कनाडा से और इनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद पाकिस्तान में धरनों का आगाज होता है, उसका जिक्र किया। और इंटरेस्टिंगली जहां वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र करते हैं, इनके पास मुझे मुमकिन तौर पर लगता है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं ज़हीरुल इस्लाम के अल्फाज में कह रहा हूँ कि वो तीसरी कुव्वत जो है वो इमरान खान और पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए ऐसा ही बात कर रही है। तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र तो नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने उसी के अल्फाज कोट किए जनरल ज़हीरुल इस्लाम के कि हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों को आजमाया और फिर फैसला किया कि हम इमरान खान को या पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमारा काम चल सकता है। तो बुनियादी तौर पर तो सियासत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त मुदाखलत है उसका उन्होंने तज़किरा किया और ये भी कहा कि 47 से ये सिलसिला जारी है, कभी रुका नहीं। और फिर जहाँ इंडिया के साथ ताल्लुकात का जिक्र हुआ तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वाजपेयी पाकिस्तान आए लेकिन बाद में हमारी तरफ से वादा खिलाफी हुई। ये कारगिल का वाक़या है जहाँ जनरल मुशर्रफ पहुंच गए थे और बाद में हमें एग्जिट स्ट्रेटजी के बगैर वहाँ चले गए थे, जिसका बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये वो सूरत हाल है जहाँ पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है माजी के उन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में, पूरा खुल के नहीं अभी वो बोले, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमतों को बनाने और गिराने के अंदर रोल अदा करती रही है। जी ठीक है नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब फारूक सीनियर एंकर पर्सन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आपका भी बेहद शुक्रिया है। मुनीब, नवाज शरीफ ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, जो जो किस्से याद दिलाए, क्या कहेंगे ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने हैसियत से एक साबिक वज़ीर आज़म जितनी भी बातें की हैं उनसे कोई उनको डिनाई इसलिए नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने जो कुछ फेस किया अपने खास तौर पर जो आखिरी दौर था उनका, वो सबके सामने है। जिस तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार के अंदर लाया गया, मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और फिर इस हद तक उनका पीछा किया गया कि वो अपनी पार्टी के सरबराह भी न रह सके, ये यकीनी तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या हमारी सब दुरुस्त हो गई है? क्या हम ऐसे आइंदा अगले आने वाले 10-15 सालों में हम किसी और वज़ीर आज़म को ये तमाम बातें कहते नहीं सुनेंगे? क्या हम आज अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं? जो बातें मियां नवाज शरीफ ने कही हैं बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने के बाद, ये तो वो बातें हैं जो कि एको करती रहती हैं हमारे मुल्क की सियासत के अंदर। जो इससे डिनाई करता है वो मैं समझता हूँ हक़ाइक़ को मस्क करता है। लेकिन ये कितना बड़ा तमाशा है कि 2016 के अंदर अगर आप देखें तो मुल्क को तो कुछ नहीं हुआ था। मुल्क में हालात सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट के जो एक ऐसा मसला था जिसको शायद मैनेज भी किया जा सकता था, उसके अलावा तो कोई ऐसी रफ्तार नहीं आन पड़ी थी। लेकिन क्यों किसी के जहन या दिल में ये आ गया कि उसने एक मुंतखब हुकूमत को चलता करना है और एक नया तजर्बा इस मुल्क के अंदर करना है। उस वक्त की पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ये सोच क्यों पाई गई और फिर उस वक्त की अदलिया, आला अदलिया को साथ मिलाकर जो भी खेल रचाया गया उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। अब आज अगर आप देखिए तो हालात बहुत बदल गए हैं। अब पाकिस्तान एक रिकवरी मोड के अंदर है, लेकिन इस रिकवरी मोड के अंदर भी हमें बड़ी मेहनत करके और बगैर किसी रुकावट के अगर हम इसी तरह चलते रहे तो फिर शायद 1-2 साल के बाद पाकिस्तान आउट ग्रो करे उस क्राइसिस से जिसमें पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से मुब्तला रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख चुके हैं, क्या ये सब कुछ दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट होने के चांसेस हैं तो फिर हम एक ऐसे दायरे के अंदर हैं जिसके अंदर हम ना सिर्फ चल रहे हैं और वो दायरा घूम फिर के हमारे आसपास ही है,
और ना हम कुछ सीख रहे हैं, ना हम तरक्की कर पा रहे हैं। ठीक, मुनीब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, हम लोगों ने जब भी देखा है माजी में अगर नज़र डाले तो नवाज शरीफ को हमेशा एग्रेसिव बयानी अपनाते हुए देखा है, तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट रहे हैं? देखिए कि आने वाले दिनों में सियासत के अंदर उन्होंने क्या रोल अदा करना है और PMLN की रिवाइवल कैसे करनी है, ये उनके सामने ये एक बड़ा क्लियर कट मेरे ख्याल में एजेंडा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थी वो पंजाब था, और 8 फरवरी के इंतखाबात में एटलीस्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड उनके हाथ से बड़ी हद तक निकल चुका है। PTI का बयानिया ज्यादा पॉपुलर है पंजाब में राइट नाउ और JPK के अंदर, और अगर इन्होंने PMLN ने रीगेन करना है तो इन्हें सियासी बयानिया भी बनाना पड़ेगा और सर्विस डिलीवरी के ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। दोनों चीजें अगर साथ लेके चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। वैसे इस एक दफा जब ग्राउंड आपके हाथ से निकल जाए आसानी से कोई दूसरी जमात आपको जगह बनाने का मौका नहीं, तो इस वक्त इनके पास ऑप्शन थोड़ी है। एक ऑप्शन तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को ललकारें जैसे इमरान खान ललकार दें, उससे तनाव पैदा हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। दूसरी ये सेफ ऑप्शन ये है कि जो माजी के किरदार हैं, जैसे आज उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का नाम लिया, उनको जिक्र कर करके उनके माजी के वाकयात गिनवाते रहे और शर्मसार उनको करते रहे। मेरे ख्याल में वो सेफ रूट उन्होंने अडॉप्ट किया। देखिए आइंदा क्या करते हैं। ठीक है, नदीम मलिक साहब साथ रहिएगा। सीनियर तजियाकार अबसार आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबसार साहब, नवाज शरीफ की ओवरऑल गुफ्तगू को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुफ्तगू कोई नई बात तो ज़्यादातर नहीं की और पुरानी बातों को दोहराया है, और उन्होंने एक ये पॉइंट उनका रजिस्टर हुआ है कि साकिब निसार ने उनको ताहियात नाअहल किया था लेकिन अवाम वापस ले हैं, और यही असल बात है कि अदालतें किसी के दबाव पे अगर कभी कोई गलत फैसला करेंगे तो अवाम उनको नहीं मानती। आखिरी फैसला अवाम की अदालत में होता है। इस बात को जितनी जल्दी हमारे जजेस और जनरल समझ जाए मुल्क के लिए अच्छा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सियासतदान हमेशा अपने ऊपर होने वाले जुल्म का रोना तो रोते हैं, जो कि दुरुस्त बात है और बहुत ज्यादती हुई है इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ, आइन के साथ और सियासतदानों के साथ। लेकिन कोई भी सियासतदान जब वो ताकत में आता है तो ना ही वो उस निज़ाम को दुरुस्त करता है, ना ही कवानीन को बेहतर करता है, और ना ही ताकतवर लोगों का एहतसाब करता है, जिनकी वजह से इस मुल्क को बार बार नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। और यही वजह है कि हम इस वक्त ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अपने रीजन में भी सबसे पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का सिस्टम नहीं है, इंटेलेक्चुअल करप्शन का सिस्टम नहीं है, ताकत के गलत इस्तेमाल का, आइन और कानून के गलत इस्तेमाल का कोई सिस्टम ही नहीं कि यहाँ पे उसको रोका जाए और कोई ऐसी सजा दी जाए उन ताकतवर लोगों को जिनका नाम लिया अभी नवाज शरीफ साहब ने, जिसमें जजेस भी हैं, जर्नैल भी हैं। उनको कटहरे पे कौन लाएगा? अगर नहीं लाएंगे कटहरे पे तो ये निज़ाम, ये पहिया रुकेगा कैसे? मुझे ये समझ नहीं आती, और यही बात पाकिस्तान के अवाम को भी समझ नहीं आती कि ये पहिया जब तक रोका नहीं जाएगा तो रुकेगा कैसे? और रोकना किसने है? उन्हीं सियासतदानों ने जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, जिनके साथ ये ज्यादतियां हुई हैं, और पाकिस्तान के अवाम के वो नुमाइंदे हैं। अपने लिए नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों के होने की हैसियत से उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा काम ना कर सके, और अगर करे तो उसको कानून के कटहरे में लाया जाए। ठीक है, सीनियर तजियाकार अबसार आलम साहब, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब और सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया।